इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज और करंट की। तो बिजली आपके घर में आती है इन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू, फिर इस मीटर में से गुजरती है और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में से आपके पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये तो हम सारों को पता है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट के ऊपर होती है। अब ये 220 वोल्ट्स क्या हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये टैंकी है और आपने इसके साथ ये नलका लगा दिया। तो जब आप ये नलका खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें से जो पानी निकल रहा है वो उसका कोई ख़ास प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर आप इसी टैंकी को उठा के अपने घर की छत पे रख देते हैं और नलका आपका ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ, तो आप देखेंगे कि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो लेवल्स बन रहे हैं। एक लेवल ये है जो कि जहाँ पे नलका लगा हुआ है, ग्राउंड लेवल, और एक है वाटर का लेवल। और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, ये डिसाइड करेगा कि इस नलके में से जो पानी का प्रेशर है वो क्या होगा। अब जैसे ये 20 फीट का फासला है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जब हमने यहाँ पे नलका लगाया था तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 फुट का है, तो यहाँ पे प्रेशर भी कम था। इस वॉल सॉकेट में जो ये दो टर्मिनल्स हैं, इनकी मिसाल इन दो लेवल्स की तरह है, जिनमें से एक लेवल है हाई, दूसरा लेवल है लो। अब ये हाई लेवल इस वजह से हाई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मिसाल पानी की तरह है, और इन दो लेवल्स में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिफरेंस है वो इस डिस्टेंस की तरह है। और इस फ़र्क को, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ़र्क को हम कहते हैं वोल्टेज। और हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही होती है वो है 220। अब ये जो वोल्टेज है ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर ये 20 फीट का डिफरेंस ये डिसाइड कर रहा है कि प्रेशर कितना है। आपने शायद कभी देखा हो कि आपकी लाइट की रोशनी कम हो गई हो या पंखे की स्पीड कम हो गई हो। ये तब होता है जब किसी मसले की वजह से वोल्टेज 220 से नीचे चली जाती है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इतना नहीं होता कि पंखे की स्पीड ज़्यादा हो सके या लाइट ज़्यादा रोशनी दे सके। इन दो टर्मिनल्स में से हाई लेवल को हम लाइव वायर कहते हैं और लो लेवल को न्यूट्रल वायर, और बिजली का झटका इस लाइव वायर की वजह से लगता है। अब जैसे ही किसी डिवाइस को आप सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इस हाई लेवल में से निकलते हैं, डिवाइस में से गुजरते हैं, आपकी डिवाइस चलती है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस लो लेवल की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आता है। हमें पता है कि पंखा बहुत कम बिजली खर्च करता है जबकि एसी बहुत ज़्यादा, हालांकि दोनों को 220 वोल्ट मिल रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के थ्रू। तो ये कैसे मुमकिन है? असल में इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज के साथ साथ करंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। हमने देखा कि वोल्टेज की मिसाल पानी के प्रेशर की तरह है, जबकि करंट बहाव को कहते हैं, यानी कि पानी किस स्पीड के साथ इस नलके में से बाहर निकल रहा है उसको मैं कहूँगा करंट। अब प्रेशर जितना मर्जी हो, मैं इस करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने नलका अगर बहुत कम खोला है तो यानी नलका जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, पानी के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस हाई है, और इसी वजह से जो उसमें से पानी का बहाव है वो कम है, लो करंट। जबकि अगर मैं नलका पूरा खोल देता हूँ, यानी कि जो नलका है वो पानी के रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा, तो पानी का जो करंट है, पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा है और इसमें रुकावट कम है। ये तो है वाटर करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्पीड है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस हाई लेवल से लो लेवल की तरफ किस स्पीड के साथ जा रहे हैं। अब इस पंखे की मिसाल इस नलके की तरह है, यानी पंखा इलेक्ट्रिक चार्जेस के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट डालता है। इसी वजह से पंखे में से जो करंट गुजरता है उसकी मकदार बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इस एसी के, जिसकी मिसाल इस नलके की तरह है जो पूरी तरह खुला हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को बआसानी गुजरने देता है। इसी वजह से इसमें से जो करंट गुजरता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वोल्टेज को हमने वोल्ट्स में मेजर किया था, करंट को हम एम्पेयर्स या मिली एम्पेयर्स के अंदर मेजर करते हैं। अब पंखे में से जो करंट गुजरता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.35 एम्पेयर के आसपास होता है, जबकि एसी में से जो करंट है वो 5 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे आपने एसी का टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, एसी का साइज़ कितना है, रूम का क्या साइज़ है, बाहर गर्मी कितनी पड़ रही है, और रूम आपका कौन से फ्लोर पे है। आपने शायद कभी डिवाइस के ऊपर उसकी पावर देखी हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 130 वाट। पावर क्या है ये देखते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, पंखा जो है वो बहुत कम बिजली खर्च करता है
और इसमें से जो करंट गुजरता है वो 0.35 एम्पेयर के आसपास होता है। और एसी बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है और इसमें से 5 से लेकर 10 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा बिजली गुजरती है। लेकिन बिजली कितनी खर्च हो रही है, इसका ज़्यादा मुकम्मल और बेहतर तरीका वो ये है कि हम पावर को कैलकुलेट करें। अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, ये जो सॉकेट्स के थ्रू हो गई या ये जो यूपीएस की आउटपुट होती है, ये सारी एसी होती है। इस पावर को निकालने का तरीका है कि आप वोल्टेज को करंट को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें पावर फैक्टर के साथ। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है, लेकिन ये ज़्यादातर 1 के करीब ही होती है। जो पावर का यूनिट है वो है वॉट्स। जैसे यहाँ हमने पहले देखा था, ये 130 वॉट्स है। अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमें बैटरीज के थ्रू मिलती है, चाहे वो मोबाइल की हो जाए या सेल्स हो जाए, उसको हम डीसी कहते हैं और उसका जो पावर का फार्मूला है वो है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, और इसके यूनिट्स भी वॉट्स होते हैं। अब यहाँ पे शो किया गया कि इस्त्री जो है वो 1000 वाट के आसपास बिजली खर्च करती है, पंखा 70 वाट के आसपास, और एसी 2000 से लेकर 3000 या इससे भी ज़्यादा बिजली खर्च करता है। अगर आपको अपने घर में किसी डिवाइस या अप्लायंस की पावर निकालनी हो या वेरीफाई करना हो कि ये इतनी ही पावर खा रहा है जितनी इसके ऊपर लिखी हुई है, और उसके लिए आप अपने घर का मीटर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो एक डिजिटल मीटर है, तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपकी डिवाइस है, अगर वैक्यूम क्लीनर है या जो भी है जिसकी आप पावर निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपने वो डिवाइस बंद कर देनी है। फिर आपने अपने मीटर की तरफ जाना है, और अब ज़रूरी नहीं है कि आपका मीटर इस तरह का दिखता हो, लेकिन जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करने हैं। अब ये जो मीटर होता है इसमें मुख्तलिफ डिस्प्लेज आ रहे होते हैं कुछ सेकंड्स के बाद। अब जिस तरह यहाँ पे डिस्प्ले सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें 5 डिस्प्ले आते हैं, और जो हमारे काम का डिस्प्ले है वो है इंस्टेंटेनियस किलोवाट। अब अगर आपका मीटर ये वाला है या ये वाला नहीं है, आपने ये सीक्वेंस ढूंढना है और ये देखना है कि इसका नंबर क्या है। यहाँ पे इसका नंबर है 5। इंस्टेंटेनियस किलोवाट का मतलब है वो पावर जो अभी खर्च हो रही है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि इंतज़ार करना है कि यहाँ पे 5 नंबर का डिस्प्ले आ जाए। अगर ये नंबरिंग नहीं आ रही है आपके वाले मीटर के अंदर, तो आपने वेट करना है कि आपके पास मीटर की स्क्रीन के ऊपर KWH लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे KW लिखा है, तो ये KWH का मतलब है कि आप इस वाले एरिया में आ गए। अब इस वाले मीटर में देखा जाए तो इसके बाद 3 रीडिंग्स बदलेंगी, तो उसके बाद 5वें वाले पे आएंगे, 2 के बाद ये 3 पे आएगा, 3 के बाद 4 पे, और उसके बाद 5 पे। तो अभी आपकी डिवाइस ऑफ है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो भी रीडिंग आ रही होगी उसको नोट कर लेना। अब फ़र्ज़ करें कि जब आपने नोट किया तो वो थी 0.260, ये आपने साइड पे लिख के रख लेनी है। उसके बाद आपने अपनी जो भी डिवाइस है उसको ऑन करना है, और फिर दोबारा मीटर के पास जाके यही काम दोबारा करना है। 5 नंबर का वेट करना है और उसके ऊपर जो भी रीडिंग आ रही होगी उसको साइड पे लिख लेना। फ़र्ज़ करें कि ये अब 2.060 किलोवाट आ रही है। अगला स्टेप ये है कि आपने जो बाद में कैलकुलेट की है या बाद में जो नोट की है रीडिंग, उसमें से पहली वाली रीडिंग को निकाल देना, यानी कि 2.060 में से 0.260 को निकालना। तो आपके पास 1.8 किलोवाट आंसर आया है। इसको वाट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1800 वाट्स, यानी कि आपकी जो भी डिवाइस थी उसकी पावर है 1800 वाट। इस पूरे अमल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने पहली पावर नोट करनी है, उसके बाद जब आपने अपनी डिवाइस ऑन करनी है, उसके बाद दूसरी पावर नोट करनी है, इसके दरमियान में कोई और डिवाइस, कोई और अप्लायंस आपने ऑन या ऑफ़ नहीं करनी। यानी जब आप पहली पावर नोट करेंगे और उसके बाद जब दूसरी करेंगे, तो उसमें जो फ़र्क आना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ये डिवाइस ऑन की है, बाकी जितनी भी डिवाइसेस थी वो उसी तरह रहनी चाहिए। अगर आपके घर में एनालॉग मीटर लगा हुआ है और आप किसी अप्लायंस या डिवाइस की पावर चेक करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने अपने घर में सारी डिवाइसेस, सारी अप्लायंसेस बंद कर देनी है, और सिर्फ वो अप्लायंस चलती रहने देनी है जिसकी पावर आप चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूम क्लीनर है तो आपने सिर्फ वैक्यूम क्लीनर चलाना है, बाकी सब कुछ बंद कर देना। अगले स्टेप में आपने अपने मीटर की तरफ जाना है। इसमें ये एक डिस्क लगी होती है जो कि रोटेट कर रही होती है।
आपने इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का इंडिकेटर है या जिस भी कलर का होगा, तो ये इस इंडिकेटर के ऊपर नज़र रखनी है और ये जैसे ही इस वाले एरो के सीध में आ जाए तो उसके बाद आपने जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपने वेट करना है कि ये जो डिस्क है पूरी ये एक चक्कर कंप्लीट कर ले, यानी कि ये इधर से घूम के वापस इसी जगह पे आ जाए इस एरो की सीध में। जैसे ही आए आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना। अब फर्ज़ करें कि आपने जो टाइम निकाला है इस पूरी डिस्क को कंप्लीट कर एक चक्कर कंप्लीट करने में अगर 8.2 सेकंड्स लगे हैं तो वो आपने साइड पे लिख लेना है। उसके बाद ये फार्मूला है जिसके अंदर आपने ये जो सेकंड्स निकाले थे पिछले स्टेप में वो पुट करने हैं। तो फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। अब ये रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे इस मीटर के ऊपर लिखा हुआ है 240 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। आपके मीटर में ये हो सकता है किसी दूसरे तरह से लिखा हो, जैसे 240 है यहाँ पे तो कुछ और लिखा हो सकता है, 600 हो सकता है, 500 हो सकता है, जो भी होगा वो आपने लिखना है। और यहाँ पे जिस तरह ये R बाय किलोवाट आवर लिखा हुआ है तो हो सकता है आपके उसमें लिखा हुआ REV बाय किलोवाट आवर। दरअसल ये है 240 रेवोल्यूशंस, सही है। तो आपने इस फार्मूले में वो पुट करना है 1 डिवाइड बाई 240। ये 240 उठा के हमने यहाँ से इधर लिखा है और ये चीज़ें उसी तरह रहने देनी है। 3600 ऐसे ही रहेगा, 1000 ऐसे ही रहेगा। और ये जो पिछले स्टेप में जो स्टॉप वॉच का टाइम है वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जो पावर आएगी यहाँ पे आ रही है 1829। तो तकरीबन इसका मतलब है कि जो भी डिवाइस है आपकी वो 1800 वाट की है। इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड्स में ही होना चाहिए, यानी अगर वो मिनट्स में आ रहा है तो आपने उसको फिर भी सेकंड्स के अंदर ही लिखना है। अगर वो 60 सेकंड से ऊपर है, जैसे 2 मिनट है तो आपने 120 लिखना है, 3 मिनट है तो 180 लिखना है। यहाँ पे यूनिट जो है वो सेकंड्स ही रहना चाहिए, आपने उसको सेकंड्स के अंदर ही लिखना है। आपने यूनिट्स का नाम ज़रूर सुना होगा, जैसे इस बिजली के बिल के अंदर 50 यूनिट्स मैंशनड है। आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सादा अल्फाज में यूनिट्स के ज़रिए हम ये पता करते हैं कि कितनी बिजली खर्च हुई है। असल में ये एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। और एनर्जी क्या होती है कि आपने एक ख़ास वक्त के अंदर कितनी पावर इस्तेमाल की है। इसका फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और यूनिट इसके होते हैं वाट आवर या किलो वाट आवर। और जो हम कह रहे होते हैं कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल हो गए, वो जो एक यूनिट होता है वो 1000 वाट आवर के बराबर होता है या 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। जिस तरह यहाँ पर अब इस बिजली के बिल के अंदर अगर 50 यूनिट्स मेंशन है कि 50 यूनिट्स इस कंज्यूमर ने खर्च किए हैं, इसका मतलब है कि उसने 50 किलो वाट आवर की बिजली इस्तेमाल की है। अब देखते हैं कि एक यूनिट असल में होता कितना है। एक यूनिट या 1 किलो वाट आवर तब खर्च होता है जब आप 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चलाते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये वैक्यूम क्लीनर अगर 1000 वाट का है, तो अगर मैं इसको 1 घंटे के लिए मुसलसल चलाता हूँ तो फिर 1 यूनिट खर्च होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी कोई भी डिवाइस या अप्लायंस कितने यूनिट्स खर्च करती है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी अप्लायंस की पावर का पता करना। ये पावर अप्लायंसेस के ऊपर भी लिखी होती है, एक स्टिकर के ऊपर लिखी होती है, या अगर नहीं भी लिखी हुई तो पिछली वीडियोस में हमने बात की हुई है कि किस तरीके से पावर कैलकुलेट की जा सकती है मीटर के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ डिवाइसेस शो करवाई हैं। जैसे फ्रिज है वो 100 वाट से लेके 250 वाट के दरमियान में बिजली खर्च करता है। अब ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, साइज़ पे भी डिपेंड करता है फ्रिज के। और जिस तरह ये एसी है ये 2000 वाट के आसपास 1.5 टन का एसी के जो है वो बिजली खर्च करता है। और जो पंखा है वो 70 वाट जो है वो मैक्सिमम बिजली खर्च करता है। अब इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि किसी भी डिवाइस की पावर जो है, जिस तरह ये फ्रिज है,
अब ये फ्रिज मुसलसल नहीं चलता, जब उसकी कूलिंग अटेन हो जाती है तो ये बंद भी हो जाता है। तो इस तरह की डिवाइसेस के लिए यूनिट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह एसी की मिसाल है, एसी की पावर एक जैसी नहीं रहती, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। रूम का साइज़ क्या है, बाहर गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना सेट किया हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये बहुत कम भी हो सकता है और इससे 2000 वाट से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह जो पंखा है ये फुल स्पीड पे तकरीबन 70 वाट्स के आसपास लेता है। अगर आप स्पीड कम कर देते हैं तो ये इसकी पावर भी कम हो जाएगी। तो बहरहाल पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी अप्लायंस की पावर का पता हो। अभी मिसाल के तौर पे हम यूनिट्स निकालते हैं। इस पंखे की मिसाल लेते हैं, ये 70 वाट्स का है और इसको हमने फुल स्पीड पे चलाना, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं यूनिट्स निकालने के लिए। आपने पावर जो कि वाट्स के अंदर है, जैसे यहाँ पे 70 वाट्स है तो वो आपने यहाँ पे पुट करना, मल्टीप्लाई करना है कितने घंटे के लिए आपकी वो डिवाइस चलेगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे उसको डिवाइड करेंगे। अब जो पावर है यहाँ पे वो वाट्स के अंदर ही होगी, कोई और यूनिट नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे आपका जो पंखा है वो आप फुल स्पीड पे चला रहे हैं 13 घंटे एक दिन के अंदर। तो हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर ये कितने यूनिट्स खर्च करेगा। तो ये हमने 70 वाट्स यहाँ से उठाई, इसकी पावर 13 घंटे चल रहा है, 13 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 1000। तो आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर ये 0.91 यूनिट्स कंज्यूम खर्च कर देता। और अगर महीने का निकालें तो उसी को आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना 30 दिनों के साथ, तो ये एक महीने के अंदर 27.3 यूनिट्स खर्च करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने महीने के किसी हिस्से तक कितने यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल कर लिए। सबसे पहले आपने अपने मीटर की तरफ जाना है। अभी पहले मैं इस डिजिटल मीटर की बात करता हूँ, इसके आपने सीक्वेंस की तरफ आ जाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका मीटर इस तरह से दिखता हो, लेकिन उसके ऊपर डिस्प्ले सीक्वेंस ज़रूर होगा। तो इसमें हमने ये जिस KWH वाली रीडिंग की तरफ आना है, ये 2 नंबर के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि जो नंबरिंग है कौन सा डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ जैसे यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें 2 नंबर का चाहिए। तो जब ये चेंज होके 2 पे आ जाएगा तो तब आपने वो वाली रीडिंग नोट करनी है। अब हो सकता है आपके पास ये जो नंबरिंग है ये ना आ रही हो, लेकिन आपके पास ये KWH ज़रूर लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे KW लिखा हुआ है तो आपने ढूंढना है कि जब KWH आ जाए तो उसके ऊपर आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। लेकिन अगर आपके पास ये एनालॉग मीटर है तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनमें से जो पहले 5 डिजिट्स हैं वो आपने नोट करने हैं। अब 5 डिजिट्स क्यों नोट करने, क्योंकि जो आखिरी डिजिट होता है ये जो रेड कलर में है, यहाँ पे इसके साथ आप देखें 0.1 लिखा हुआ है, तो ये एक यूनिट का 10वां हिस्सा होता है, यानी कि ये एक पूरा यूनिट नहीं होता। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर इस मीटर के ऊपर रीडिंग आ रही होती 682413, ये जो 3 है ये आखिरी वाला रेड वाले के ऊपर आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि ये कितने यूनिट्स हैं, ये हैं 68,241.3। तो ये जो आखिरी 3 होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो एक यूनिट का 10वां हिस्सा होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। जब मीटर रीडर आता है तो तब भी वो ये आखिरी वाले डिजिट को नहीं काउंट करता। तो आपने ये पहले 5 डिजिट, यानी कि अगर इस तरह की रीडिंग आ रही है तो आपने 682413 इसमें से सिर्फ 68241 नोट करना है और 3 को छोड़ देना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जो आपने रीडिंग देखी वो थी 6245.2, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको इस डिजिटल डिस्प्ले पे नज़र आई हो या आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लियो। तो इसमें से जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने छोड़ देना है और ये वाली रीडिंग नोट करनी है जो कि सिर्फ नॉन फ्रैक्शनल है। डेसिमल हटा के जो रीडिंग है वो नोट करनी है 6245, ये आपने साइड पे लिख लेनी है। अब आपने अपने लास्ट बिल की तरफ जाना है
जो कि लास्ट मंथ का बिल है, उसके अंदर आपने ढूंढना है इस वाले एरिया पे, इस तरह यहाँ पे लिखा होता है प्रेजेंट रीडिंग। आपने ये प्रेजेंट रीडिंग ढूंढनी है और इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे अगर देखें प्रेजेंट रीडिंग है 6065, तो इसको साइड पे लिख लेना। तीसरा स्टेप ये है कि अब जो आपने मीटर पर से रीडिंग निकाली थी जो कि है 6245, और जो लास्ट मंथ की जो प्रेजेंट रीडिंग है वो, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। मीटर रीडिंग पहले लिखेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे अपने लास्ट मंथ की प्रेजेंट रीडिंग को 6065 को। तो अब यहाँ पे देखें कि 180 यूनिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जिस वक्त आपने मीटर की रीडिंग ली है उस वक्त तक आपने इस महीने में 180 यूनिट इस्तेमाल कर लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर कौन सा होता है और कब इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिंगल फेज़ मीटर है और इसकी पहचान ये है कि इसमें 4 तारें लगती हैं। सिंगल फेज़ मीटर आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी किसी भी वक्त मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड 5000 वाट से कम होगा। पाकिस्तान में ये सैंक्शन है कि अगर आपकी डिमांड 5000 वाट से कम है तभी आप सिंगल फेज़ मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में 2 1.5 टन के एसी हैं, जो कि एक 1.5 टन का एसी तकरीबन 2000 वाट के आसपास बिजली खर्च करता है, और आप इन दोनों को एक साथ चलाना चाह रहे हैं, तो ये तकरीबन 4000 वाट के आसपास बन जाएगा। और ज़ाहिर है कि और डिवाइसेस भी होती हैं, तो ये कुल मिला के 5000 वाट से नीचे ही रहेगा, तो आप सिंगल फेज़ मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक साथ 2 से ज़्यादा एसी चलाने हैं तो तब आप सिंगल फेज़ मीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये 5000 वाट को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आपका लोड 5000 वाट से ऊपर है तो तब आप 3 फेज़ मीटर इस्तेमाल करेंगे, और ये इस तरह का दिखता है। इसमें 8 वायर्स लगती हैं। तो आपको हर हाल में सिंगल फेज़ मीटर ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपकी मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड 5000 वाट से कम है, क्योंकि 3 फेज़ मीटर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिंगल फेज़ मीटर से काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आपकी मंथली यूसेज कितनी है बिजली की। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं बेस्ड ऑन के वो कितनी बिजली खर्च करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लाइफलाइन कंज्यूमर्स। लाइफलाइन कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बहुत ख़ास किस्म के होते हैं, क्योंकि इनकी जो यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इनके सिंगल फेज़ मीटर होते हैं। इनका जो मैक्सिमम डिमांड है, यानी कि मैक्सिमम लोड जो ये अपने मीटर के ऊपर डाल सकते हैं, वो 1 किलोवाट से कम होता है, या 1 किलोवाट होता है, मैक्सिमम 1 किलोवाट। और इनकी जो पिछले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूसेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट्स हो सकती है। दूसरा लाइफलाइन के अंदर जो दूसरी कैटेगरी है, उनका भी सैंक्शन लोड 1 किलोवाट होता है मैक्सिमम, यानी कि 1000 वाट ज़्यादा से ज़्यादा ये लोड डाल सकते हैं। और इनका जो पिछले 12 महीने के अंदर यूसेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो 100 वाट के अंदर अंदर होती है, 100 यूनिट्स के अंदर अंदर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट। और इसमें अब जिस तरह ये 1 साल का पीरियड है, इसका मतलब है कि एक दफ़ा भी कोई इस कैटेगरी से निकल गया तो उसको 12 महीने लगेंगे वापस आने में, अगर वो इस कंडीशन के अंदर रहता है 50 यूनिट्स के अंदर। लेकिन आम तौर पे मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इस वाली कैटेगरी में नहीं होते। जो आम आवाम है मोस्टली वो ये 5 किलोवाट वाले रीजन में होती है, जिसमें इनका भी सिंगल फेज़ मीटर होता है, और इनका जो सैंक्शनड लोड है वो 5 किलोवाट मैक्सिमम हो सकता है, और यही है जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स का होता है। तो प्रोटेक्टेड वो होंगे जिनका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट से कम, इनका सिंगल फेज़ मीटर होता है, और कंडीशन ये है कि इनकी जो मंथली यूसेज है वो 200 यूनिट्स से कम होनी चाहिए, या 200 यूनिट्स तक हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 6 महीनों के अंदर, यानी कि हर महीने पिछले 6 महीनों तक इनका जो मंथली यूसेज है वो है 200 यूनिट्स के अंदर अंदर। आपने अपनी सप्लाई कंपनी का टैरिफ निकाल लेना। जैसे यहाँ पे मैं एस्को का निकालता हूँ। इसमें आप देखें जी, सबसे पहले ये है जी प्रोटेक्टेड लाइफलाइन अप टू 50 यूनिट्स। इनका एक यूनिट जो है वो 3.95 रुपीज़ का,
अप टू 100 यूनिट्स वालों का 7.74 यूनिट्स है। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड की कैटेगरी है नॉर्मल वाली, इनका जो सैंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट है। इसका जो एक यूनिट है अप टू 100 यूनिट्स जो है वो 7.74 रुपीज़ है, और 101 से लेके अप टू 200 जो है वो 10.06 है। अब ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं इनको स्लैब बेनिफिट दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इनके यूनिट्स इस वाले रीजन में लाए करते हैं, यानी कि 101 से 200 के दरमियान में, तो इस इनके जो पहले 100 यूनिट्स होंगे वो इस वाले रेट के ऊपर होंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये स्लैब बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है जो कि प्रोटेक्टेड है, यानी कि पिछले 6 महीनों से उसका जो मंथली यूसेज है वो 200 यूनिट, मैक्सिमम 200 यूनिट है। तो अगर उसने 130 यूनिट खर्च किए हैं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस तरह निकलेगी कि उसको स्लैब बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हालांकि उसका 100 से क्रॉस कर गया लेकिन फिर भी उसका पिछले वाले स्लैब के अंदर जो पहले 100 यूनिट्स हैं वो काउंट होंगे। तो पहले 100 यूनिट उसके 7.74 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, और उसके बाद जो अगले 30 यूनिट्स हैं वो 10.06 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, और इस तरह से टोटल कॉस्ट निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास अनप्रोटेक्टेड की है, जिसमें एक कैटेगरी है जिनका सिंगल फेज मीटर होता है, सैंक्शन लोड लेस देन इक्वल टू 5 किलोवाट्स, और इनकी यूसेज जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी जो है वो 3 फेज मीटर वालों के लिए, और इनमें टाइम ऑफ यूज़ भी अप्लाई होता है, यानी कि इनके पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिफरेंट होती है और ऑफ पीक में डिफरेंट होती है। तो ये है अनप्रोटेक्टेड यूज़र्स, और इनका आप देखें कि पहले 100 यूनिट्स वो 16.48 रुपीज़ के हैं, उसके बाद 101 से 200 तक 22.95, और इस तरह से ये आगे चलता है। और इसमें अगर आप देखें तो फिक्स चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं अगर 300 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। ये हमारे पास 3 फेज़ मीटर्स वालों के लिए है, जिसके अंदर आप देखें कि पीक आवर्स के अंदर 48 रुपीज़ है, और ऑफ पीक के अंदर 41.68 रुपीज़ है पर यूनिट। और यहाँ से आप इसके पीक आवर्स भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो स्लैब बेनिफिट है ये सिर्फ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए है, जो कि लाइफ लाइन नहीं है, यानी कि ये जो इस कैटेगरी में लाए करते हैं सिंपल प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, इनको स्लैब बेनिफिट मिलता है, जबकि लाइफ लाइन को और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को किसी किस्म का कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि फर्ज करें कि एक नॉन प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर ने 350 यूनिट खर्च किए हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि पहले 300 यूनिट्स जो हैं वो इस वाली प्राइस के ऊपर हों 34.26, और बाकी के 50 जो यूनिट्स हैं वो 39.15 के हिसाब से। ये सिर्फ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए। आपने नोट किया होगा कि कुछ डिवाइसेस होती हैं उनकी जो वायर होती है वो मोटी होती है, जबकि कुछ डिवाइसेस होंगी उनकी वायर आपको पतली नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे एक माइक्रोवेव है, इसकी आप वायर देखें तो काफ़ी मोटी है, लेकिन यहाँ पे अगर एक ये मोबाइल चार्जर है तो इसकी वायर काफ़ी पतली है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप देखें कि जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन एक ऐसी डिवाइस है जो काफ़ी ज़्यादा करंट कंज्यूम करती, काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, यानी कि इसमें से ज़्यादा करंट पास करता है। और ज़्यादा करंट पास करने के लिए हमें मोटी वायर चाहिए होती है, क्योंकि हर वायर की एक कैपेसिटी होती है। जो वायर पतली होगी वो अपने अंदर से कम करंट गुजार सकती है, और जो मोटी वायर होगी वो ज़्यादा करंट पास करवा सकती है। इसलिए जो डिवाइसेस जिनकी पावर ज़्यादा होती है, जैसे एसी हो गया या माइक्रोवेव ओवन हो गया, इस तरह की डिवाइसेस, इनकी जो वायर होगी वो आपको कदरे मोटी नज़र आएगी। जबकि जिस तरह ये यहाँ पे मोबाइल चार्जर की वायर दिखाई हुई है, तो मोबाइल चार्जर में से चूँकि बहुत थोड़ा करंट गुजरता है तो इसकी जो वायर है वो भी पतली होती है। अब सवाल ये है कि अगर आप एक पतली वायर में से ज़्यादा करंट गुजारने की कोशिश करें, यानी कि ये अगर इस माइक्रोवेव के साथ अगर कोई पतली सी वायर लगी होती तो फिर क्या होता? उसको हम कहेंगे कि आप इस वायर को ओवरलोड कर रहे हैं, यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो वायर हीट अप हो जाती है, और
इतनी हीट अप हो जाती है कि वो मेल्ट भी कर सकती है और ज़ाहिर है फिर उसकी वजह से आग भी लग सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वॉल सॉकेट और एक्सटेंशन बोर्ड की। याद रहे कि जो वॉल सॉकेट है इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा करंट नहीं गुजार सकते। और दूसरा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, अब इसके अंदर आप देखें कि 5 कनेक्शंस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन 5 के ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जनाब ये एक हेयर ड्रायर, अब हेयर ड्रायर उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसकी वाटेज काफ़ी ज़्यादा होती है, 1000 से लेके 2000 वाट या इससे भी ज़्यादा इसकी जो पावर कैपेसिटी है। और जो इस्त्री है वो भी तकरीबन 1000 वाट के आसपास होती है। अब मिसाल के तौर पे आपने इस एक्सटेंशन के अंदर ये दोनों एक साथ लगा दिए, यानी हेयर ड्रायर भी लगा दिया और इस्त्री भी लगा दी, तो अब आप देखें कि इसकी जो वाटेज है वो तकरीबन 3000 बन जाएगी। अगर मैं इसमें से 2000 इसको कंसिडर करूं और 1000 वाट की इस्त्री को, तो ये तकरीबन 3000 वाट या इससे भी ज़्यादा बन जाएगा। अब बात यह है कि ये जो वायर इसके साथ लगी हुई है इसकी भी एक कैपेसिटी है। अगर आपने बहुत ही हल्की एक्सटेंशन ली हुई है, बहुत ही सस्ती है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत पतली वायर होगी और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी कि आप उसमें इतना ज़्यादा करंट गुजार सकें। जिस तरह ये आपने अगर दोनों लगा दिए तो ठीक ठाक करंट गुजरेगा इस वायर के थ्रू। और चूंकि अगर ये पतली वायर है और ये दायरा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इतने करंट को, तो ये हीटअप हो जाएगी और मेल्ट होके इसको आग भी लग सकती है। इसी तरह ये जो वॉल सॉकेट है इसके ऊपर भी आप ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सटेंशन लगाएं और ये पांचों के ऊपर बड़े बड़ी डिवाइसेस लगा दें, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस क्या हैं? अब अगर आप किसी वायर को हाथ लगाते हैं, ज़ाहिर है ये इसकी जो इंसुलेशन है इसकी बात कर रहा हूँ, इसको आप हाथ लगाते हैं और आपको पता लगता है कि ये गर्म हो रही है या ये हल्की सी वार्म है, तो आपको इमीडिएटली अपनी जो पावर है उसको बंद कर देना चाहिए और उस एक्सटेंशन को, अगर ये एक्सटेंशन है तो आपने उस एक्सटेंशन को उस डिवाइस के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है आपने माइक्रोवेव लगाया हो उसके साथ या आपने हेयर ड्रायर लगाया हो और आपने देखा कि वो जो वायर है वो गर्म हो रही है। वायर को गर्म नहीं होना चाहिए, इसका यही मतलब है कि वो ओवरलोड हो रही है। तो आपने इमीडिएटली उसको ऑफ कर देना और उस डिवाइस के लिए उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, या किसी और हैवी लोड डिवाइस को। यानी अगर हेयर ड्रायर से वो गर्म हो रही है तो इसका मतलब है आप उस पर माइक्रोवेव भी नहीं लगा सकते या आप उसके ऊपर इस्त्री भी नहीं लगा सकते। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई भी लोड लगा सकते हैं। ये आम तौर पे जो छोटे लोड होते हैं, चार्जर हो गया या इस तरह के जो छोटे मोटे डिवाइसेस जो कम लोड लेते हैं, वो आप इनके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। तो अगर आपने किसी एक्सटेंशन के ऊपर ज़्यादा लोड डालना ही है, यानी कि आपने ख़रीदनी ही इस नीयत से है कि आपने इसके ऊपर कोई हैवी लोड चलाना है, तो आपको चाहिए कि आप ख़रीदने से पहले शॉपकीपर से पता कर लें कि इसकी करंट कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेस चलाई जा सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो एक वॉल सॉकेट है उसके ऊपर आप एक से ज़्यादा हैवी लोड ना चलाएं। यानी एक वॉल सॉकेट है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसके ऊपर आप एक से ज़्यादा हैवी लोड ना चलाएं तो बेहतर है। कोई एक हैवी लोड चलाएं, जिस तरह हेयर ड्रायर आपने चला लिया ठीक है, लेकिन इसके साथ इस्त्री या इसी के साथ माइक्रोवेव, तो इतनी सारी चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे भी वायर्स होती हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। वो अब मुख्तलिफ वायरिंग में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये है कि ये एक सेफ़ अप्रोच है कि आप एक सॉकेट के ऊपर एक से ज़्यादा हैवी लोड ना लगाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। आम तौर पे जब भी आप कोई डिवाइस लगाते हैं वो इसी तरह होती है कि जैसे ये मिसाल के तौर पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ, तो ये एक वायर बल्ब के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इसमें से एक लाइव वायर होगी जो हाई पोटेंशियल पे होगी, दूसरी जो है वो न्यूट्रल वायर होगी। तो जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से या लाइव वायर से निकलता है, आपके लोड में से गुजरता है। लोड, अब यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ, बल्ब में से गुजरा
और वापस लोअर पोटेंशियल की तरफ चला गया। अब ये जो बल्ब है ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते के अंदर कुछ रुकावट डाल रहा है, और इसी रुकावट की वजह से जो इसमें इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट गुजर रहा है, वो एक रीज़नेबल अमाउंट का है। अब मिसाल के तौर पे हमने ये बल्ब निकाल दिया और ये जो वायर्स हैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ये जो बल्ब था पहले वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ़्लो को में रुकावट डाल रहा था, और इसी वजह से जो करंट था वो एक रीज़नेबल अमाउंट का था। लेकिन अब आपने बल्ब निकाल दिया यहाँ से, यानी कि इस पूरे पाथ के अंदर अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, नो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो। अब जो वायर्स होती हैं वो कोई रेजिस्टेंस या कोई रुकावट नहीं डालती इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में। अब चूंकि रुकावट कोई नहीं है तो करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 220 वोल्ट के ऊपर जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये 100 एम्पेयर्स के आसपास इसके इतना ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई करंट है, और जितनी भी वायर्स होती हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने करंट को हैंडल कर सकें। अब होगा क्या कि अगर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, हम बात करेंगे बाद में कि प्रोटेक्शन कौन सी होती है, तो अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई और इतना करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वायर जाहिर सी बात है हीट अप हो जाएगी। वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतना ज़्यादा करंट वो बर्दाश्त कर सके, और जो वायर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, और यकीनन फिर इंसुलेशन जो है वो उसको आग लग जाएगी। अब जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो भी शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये आपने एक्सटेंशन बोर्ड लिया और ये बहुत हल्की क्वालिटी का है, इसमें जो वायर इस्तेमाल हो रही है वो बहुत पतली है। अब पतली वायर जो है वो ज़्यादा करंट नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब इसके साथ आपने हेयर ड्रायर भी लगा दिया और आपने इस्त्री भी लगा दी, तो ये 3000 वाट के आसपास का लोड बन जाएगा, और जो कि ये पतली तार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब होगा क्या कि ये तार हो जाएगी हीट अप होने से क्या होगा कि अब देखेंगे जो तार है इसके अंदर ये दो वायर्स होती हैं। जब ये हीट अप होगी तो ये इसकी जो इंसुलेशन है, ये जो ऊपर जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, रबर का लगा हुआ है, ये मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट होगा तो ये जो दो वायर्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। अब ये वही सिनेरियो जो हमने इस वाली स्लाइड में देखा था। इसमें देखें कि ये जो हायर पोटेंशियल है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है लोअर पोटेंशियल के साथ, यानी कि ये दोनों तारें जब मिक्स होंगी तो इसका यही मतलब है कि ये आपने लाइव को न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और जब ये होगा तो हमने पहले बात कर ली है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो वायर्स हैं इस सॉकेट के पीछे वो हीट अप हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, और उसकी वजह से आग भी लग सकती है। इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करेंगे। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर इस तरह के स्विचेस देखे होंगे, इनको सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर है वो क्यों ऑफ हो जाता है, या वो सर्किट को पावर को बंद क्यों कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली तब बंद हो जाते हैं या पावर को ऑफ कर देते हैं जब जो करंट है वो एक ख़ास वैल्यू से एक्सीड कर जाता है या बढ़ जाता है। अब जो मुख्तलिफ सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ रेटिंग्स होती हैं, यानी कि कुछ ब्रेकर्स होंगे जो कि कम करंट के ऊपर बंद हो जाएंगे, कुछ ब्रेकर्स होंगे वो ज़्यादा करंट के ऊपर बंद होंगे। लेकिन आम तौर पे घरों के अंदर जो एक ब्रेकर होता है इस तरह का, उसकी जो करंट की रेटिंग होती है वो 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर के दरमियान में होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी घर में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और जो आपकी वायर्स हैं वो आपस में जुड़ गई हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अगर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो इन वायर्स के अंदर से जो है वो 100 एम्पेयर्स इस रेंज के अंदर करंट पास करेगा, और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ये हीट अप हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और इनकी वजह से आग लग सकती है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये एक प्रोटेक्शन होती है, यानी जब ये
आपका दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और इसमें से जो करंट है वो 100 एम्पेयर के आसपास चला जाएगा। तो हमने बात की कि जो एक ब्रेकर है उसकी करंट रेटिंग है 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर। तो जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जो सर्किट का होगा वो 10-20 एम्पेयर से तो एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बात की 100 एम्पेयर या इससे भी ज़्यादा करंट फ्लो करता है जब आप इसको इन दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये करंट 20 एम्पेयर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑटोमेटिकली पावर को बंद कर देगा। जब ये बंद कर देगा तो आगे जो आग लगने का चांस है या जो वायर्स के हीटअप होने का सिलसिला है वो रुक जाएगा, क्योंकि पावर बंद हो चुकी है। तो ये आपकी जो आग लगने से आपके घर को बचाता है। अच्छा, अब अगर आपने फॉल्ट को पहचान लिया, आपने देख लिया कि क्या किस जगह पे मसला था, कौन सी डिवाइस ने शॉर्ट सर्किट किया है, अब जब आपने उसको फिक्स कर लिया है, उसको आपने ठीक कर लिया, तो उसके बाद पावर तो चूंकि बंद हो चुकी है, उस पावर को रिस्टोर करने के लिए, वापस ऑन करने के लिए आपको मैनुअली जाके इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राउंड वायर का क्या मकसद होता है। तो वॉल सॉकेट के अंदर ये जो सबसे ऊपर एक पॉइंट होता है इसको ग्राउंड कहते हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये ग्राउंड वायर ना हो या आपने कोई ऐसी डिवाइस लगाई हो जिसमें ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ दो पॉइंट्स हों जो कि इन लाइव और न्यूट्रल वाले में लगते हो, तो उस केस में किस तरह से प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। फ़र्ज़ करें ये आपने इसके साथ फ्रिज लगाया हुआ और आपके पास सिर्फ इसके दो पॉइंट्स हैं, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है। तो जैसे हमने बात की हुई है, जो करंट है वो लाइव वायर से निकलेगा, आपके फ्रिज में से गुजरेगा और वापस न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा। तो ये इसका पूरा पाथ होगा। अब फ़र्ज़ करेंगे कि किसी मसले की वजह से ये जो लाइव वायर है ये आपके इस फ्रिज की बॉडी के साथ टच हो जाती है या इंटरनली कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से ये जो लाइव वायर है ये इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई है। अब चूंकि फ्रिज की जो बॉडी है वो मेटेलिक है, तो ये पूरा जहाँ तक ये मेटल है पूरा, ये इसमें करंट आ जाएगा, यानी कि ये किस्म की लाइव पॉइंट बन जाएगा। जिस तरह ये एक पॉइंट है, अब आपको पता है कि अगर आप लाइव पॉइंट को हाथ लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इस पूरी बॉडी में अगर करंट आ गया तो अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये तब होगा जब आपके पास किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो ग्राउंड वायर है ये आपको किस तरीके से इस इलेक्ट्रिक शॉक से या इस तरह के किसी मसले से बचा सकता है। ये ग्राउंड वायर है, ज़रा इसके कनेक्शन को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये जो ग्राउंड वायर है सबसे ऊपर वाली, ये इंटरनली इस वॉल सॉकेट के पीछे जो कनेक्शन हुए होते हैं वो इस न्यूट्रल वायर के साथ, इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, ये पीछे से ये जो ब्लू वाली तार है इससे हमने दिखाया हुआ है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। और जो तीसरा पॉइंट होगा, जब आपके पास फ्रिज है उसकी जो उसका प्लग है उसके अंदर जो तीसरा वाला पॉइंट होगा जो इस सबसे टॉप वाले पॉइंट के अंदर लगता है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है, वो फ्रिज की बॉडी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, ये जो पूरी मेटालिक बॉडी है ये ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट है। अब सबसे पहले नॉर्मल ऑपरेशन की बात कर लेते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है फ्रिज के अंदर। तो जो नॉर्मल ऑपरेशन है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले देखा है। लाइव वायर में से करंट निकलेगा, फ्रिज को चलाते हुए करंट जो है वापस आ जाएगा न्यूट्रल वायर के अंदर। ठीक है, ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। अब हम बात करते हैं कि किसी वजह से ये जो लाइव वायर है ये इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई है। अब आप ज़रा गौर से देखें कि क्या हो रहा है। ये जो लाइव है चूंकि इसके बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई, ये पूरी जो बॉडी है ये लाइव पॉइंट बन चुका है। ठीक है, अब करंट का जो पाथ है वो क्या होगा, ये लाइव वायर में से ये यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्जेस निकले, ये इस वाले पॉइंट में से होते हुए ये पूरी चूंकि बॉडी मेटालिक है इसमें से गुजरेंगे और अब ये ग्राउंड वायर के साथ गुजरेंगे, क्योंकि ग्राउंड वायर हमने बताया था कि कनेक्ट हुई है इसकी बॉडी के साथ। तो ये यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे आएगा
और अब हमने बात की थी कि ग्राउंड इंटरनली न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से गुजरते हुए न्यूट्रल में आ जाएंगे। ये अब करंट का पाथ है। अगर आप इसमें गौर करें तो ये लाइव और ये न्यूट्रल, ये एक किस्म की डायरेक्टली कनेक्ट हो गई है। ये देखें, इसका पाथ ये बन रहा है, ये यहाँ से निकला, इस वायर में से गुजरते हुए यहाँ पे आया और ग्राउंड से होते हुए वापस न्यूट्रल में। तो अगर आप गौर करें तो ये एक किस्म का शॉर्ट सर्किट है। हमने बात की थी शॉर्ट सर्किट वो होता है जिसमें लाइव न्यूट्रल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, बीच में किसी किस्म का कोई लोड, किसी किस्म की डिवाइस नहीं होती। अब आप देखें कि जो करंट है वो नॉर्मल पाथ से नहीं गुजर रहा है, यानी कि ये आम ऑपरेशन में लाइव में से करंट निकलता है, फ्रिज के अंदरूनी जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल, उसमें से गुजरते हुए न्यूट्रल से वापस आता है। लेकिन ये यहाँ पर फ्रिज को बाईपास कर रहा है, फ्रिज की बॉडी में से गुजर रहा है। ये जो फ्रिज की बॉडी है ये एक किस्म का आप समझें कि ये तार ही है, तो इसमें लाइव और न्यूट्रल शॉर्ट हो चुके हैं, तो ये एक शॉर्ट सर्किट है। जिसका मतलब है कि अगर ग्राउंड वायर वर्किंग है तो आपका किसी किस्म के भी फॉल्ट की सूरत में, जिस तरह यहाँ पे लाइव इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया, तो इसकी बॉडी में जैसे ही करंट आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, अब ये आपको किस तरह बचा रहा है इलेक्ट्रिक शॉक से, ये देखें। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो हमें पता है कि एक जो डिवाइस नॉर्मली हर जगह पे घरों में लगी होती है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि अगर करंट एक ख़ास अमाउंट से, जो कि 10 से 20 एम्पेयर के दरमियान है, इससे एक्सीड करता है, जैसे इससे बढ़ जाता है तो जो सर्किट ब्रेकर है वो पूरी पावर को कट कर देता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो जिस तरह ही इस तरह का कोई मसला आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, इसमें से बहुत ज़्यादा करंट गुजरेगा और ब्रेकर जो है वो पावर को बंद कर देगा। और जब पावर ही बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको हाथ लगा भी देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। तो उस सूरत में यही होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे मसला है, वो मसला हल करने के बाद आप मैनुअली सर्किट ब्रेकर को दोबारा ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वोल्टेज प्रोटेक्शन की बात करेंगे। जिन इलाकों में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं वहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब हमारे हाउस होल्ड की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होती है, ये सबको पता है। फ्लक्चुएशंस का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है ये 220 से या बहुत ज़्यादा हो जाए या ये 220 से बहुत कम हो जाए। और जब इस तरह होता है तो चूँकि जो डिवाइसेस होती हैं वो तो 220 के लिए डिज़ाइन होती हैं, तो जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चली जाती है तो इनसे जो डिवाइसेस हैं वो डैमेज हो सकती हैं। और जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो आप देख सकते होंगे कि जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर करती हैं, उनकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होती है। तो अब जो ख़ास तौर पे सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल चार्जर्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिवाइसेस होती हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अब ये डिवाइसेस डैमेज हो जाएं फ्लक्चुएशन की वजह से, इससे बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करें वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी अवेलेबल है। सबसे सिंपल वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस ये वाली है जिसमें सिर्फ आपने इसको प्लग इन कर देना होता और ये यहाँ पे आपने जो भी अपना लोड है वो लगाना होता, और इसका ये डिस्प्ले होता है, इसके ऊपर वोल्टेज लिखी हुई आ रही होती है। नॉर्मल में जो है वो 220 के आसपास होगी। तो ये क्या करता है कि अगर वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी तब भी ये जो पावर को कट कर देता है, जैसे सर्किट ब्रेकर पावर को बंद कर देता है, तो ये आपकी जो ये पॉइंट है इसमें वोल्टेज को, पावर को बंद कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी आगे लोड लगा होगा वो बंद हो जाएगा और जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे वो बच जाएगा। तो ये तब ऑफ करता है जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर इनकी आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में जाएं तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर 160 वोल्ट से आपकी वोल्टेज नीचे चली जाती है तब भी ये बंद कर देगा उसको, और 260 से ऊपर चली जाती है तब भी बंद कर देगा। और ये काफ़ी डिसेंट है। इस रेंज के अंदर डिवाइसेस को कुछ नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क आ जाए तो डिवाइसेस डैमेज हो सकती हैं। और ये क्लेम करते हैं कि ये जो करंट है जो ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है वो है 5 एम्पेयर। तो ये 1000 वाट के आसपास बन जाते हैं, यानी इतना लोड तो आप इसके ऊपर डाल ही सकते हैं।
और इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है, इस बटन में दो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, रेफ्रिजरेटर और एलईडी टीवी। तो ये बटन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिर्फ टाइम को डिफाइन कर रहा है। अगर आप इसको एलईडी टीवी पे रखते हैं तो अगर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है और ये डिवाइस बंद कर देती है आपकी पावर को, तो जब आपकी वोल्टेज रीस्टोर हो जाएगी, अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगी, तो ये 10 सेकंड बाद उसको ऑन कर देगा। और दूसरा, अगर आप इसको ये रेफ्रिजरेटर यानी नीचे वाली साइड पे करते हैं तो ये 3 मिनट्स इसका टाइम है, यानी कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है और उसके बाद नॉर्मल हो जाती है तो ये 3 मिनट लगाएगा इसको ऑन करने में, यानी कि ये 3 मिनट तक बंद ही रहेगा। तो ये नॉर्मली इतना मैटर नहीं करता, इसको आप चाहे 10 सेकंड्स पे रख दें या 3 मिनट्स पे रख दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। दूसरा ये इस टाइप का है, इसका भी सेम ऑपरेशन है, इसको आप प्लग इन कर दें और इसके साथ लगा दें। बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो शायद इससे डिफरेंट हो, तो वो आप देख लीजिएगा। एक और किस्म की जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है वो ये ब्रेकर की तरह नज़र आने वाला जो मेन स्विच के साथ लगता है, इस तरह की डिवाइस है। इसमें आप देखें इसकी जो रेटिंग है, करंट रेटिंग, वो 40 एम्पेयर्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफोर्ड कर सकता है। और ये आपके मेन स्विच के साथ लगेगी, यानी कि मीटर से जो तारें आ रही होंगी उसके अंदर ये मीटर जो है, मीटर की तारें इसके अंदर लगेंगी और ये इसमें से जो आउट होगा वो जाके आपके मेन स्विच के साथ लगेगा। और ये आपके पूरे घर को प्रोटेक्शन देता है। जबकि ये हमने जो यहाँ पे पीछे देखें, ये सिर्फ उस डिवाइस को जो आप इसके साथ लगाएंगे, और इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसके साथ आप 1000 वाट्स के आसपास का लोड, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो ये पूरे घर को प्रोटेक्शन देगा। दूसरा टाइप का ये भी वही चीज़ है, इसकी भी अगर आप देखें तो 40 एम्पेयर इसकी रेटिंग है।